हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट। क्लियर। मेरा नाम रोबिन तोमर और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें कि हम चैप्टर शुरू करेंगे लाइट। क्लियर। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि बल्ब है, बल्ब में से क्या निकल रहा है, सारे बच्चे जानते हैं ये है लाइट। लेकिन लाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलाउइंग अस टू सी इट। इट ट्रेवल्स एज बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल। ब्रैकेट में क्या है, फोटोन। इस पे डिस्कस करेंगे। लाइट वेव डोंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। मतलब लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब लाइट के यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है बेटा कि लाइट इट ट्रेवल्स एज बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल। लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों तरीके से बिहेव करती है। क्लियर है। अच्छा, वेव वाला जो पार्ट है, लाइट का बिहेवियर वेव की तरीके से कब होगा ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लाइट एज अ लाइट कैसे चलती है बेटा, पार्टिकल फॉर्म में। और लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 10th, इट इज द पार्ट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो चलिए बस इतना याद रखना है कि लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको बोला जाता है फोटोन। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि लाइट वेव डोंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। यहां पे ये वर्ड बताता है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कि अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा हो तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि वेव दो तरीके की होती है। एक वो जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और एक वो जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को बोलते हैं हम क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। चलिए, ये तो थी लाइट की पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहां पे बताया गया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बताया गया, प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही मैंने यहां पर लिखी है, हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि लाइट के अंदर कुछ चीजें होती है, यहां पे मैं वो मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा सा। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला होता है वेवलेंथ। क्या होता है बेटा, वेवलेंथ। यहां पे आप बोल सकते हो वेवलेंथ। क्या होता है बेटा, वेवलेंथ। दूसरा एक होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी रखिएगा इसके बारे में कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्लास 9 से आप थोड़ा सा रिकैप करके आइएगा कि वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चलिए, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे अलग हटा देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि स्पीड ऑफ लाइट। क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितना होती है बेटा, 3 × 10⁸ मतलब लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे याद नहीं रख पाते। तो लाख वाख क्योंकि बड़ा नंबर लगता है तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो ये लाख वाख याद रखो तुम लोग। 3 × 10⁸ को भूल भी जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लोग ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया और हमेशा आप लोग तो छोटी चीजें थोड़ी सोचते हो, बड़ी चीजें सोचते हो। दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बहुत स्पीड होती है। दिस इज वेरी बिग स्पीड, ह्यूज स्पीड। ह्यूज स्पीड इन द सेंस आप बोल सकते हो कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक सेकंड मतलब आप जैसे ही आपने कुछ बोला, किसी का नाम बोलना था, आपने पहले ही वर्ड लिया, तब तक लाइट यहां थी, उससे एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर निकल गई। तो इट इज अ वेरी हाई स्पीड, मतलब आप बोल सकते हैं इनक्रेडिबल स्पीड। इसको बहुत ज्यादा स्पीड है ये। ठीक है, खास बात ये है लाइट की,
ये तो स्पीड तो होती है, लेकिन ये वैक्यूम में होती है बेटा। किस में होती है? वैक्यूम में। अब ध्यान रखिएगा, ये दिस स्पीड इज ओनली इन वैक्यूम, और आप एयर में भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एयर में। अच्छा, एक नेक्स्ट लाइन यहां पर क्या है कि इट्स स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, मतलब अगर लाइट किसी अनदर मीडियम में चेंज करेगी, मान लीजिए यहाँ पे हवा में है, कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸। मान लीजिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, और लाइट यहाँ से एयर से कहां पर चली गई? पानी के अंदर। तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? ये एयर से अगर कहां पर चली जाती है? पानी के अंदर, तो क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज। क्या होगा बेटा? स्पीड चेंज। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, तो जैसे लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो मीडियम चेंज करते ही स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन का मतलब है आपको मान के चलना है क्लास 10th में कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन क्लियर है? लाइट टिपिकली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर जब आप क्लास 12th में आओगे, तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि दरवाजे में से सीधी लाइट आ रही थी और आपने दरवाजा खोला तो दूसरा जो बाजू वाला दरवाजा था उसमें लाइट चली गई, तो आप बोलोगे सर सीधी जा रही थी तो फिर ऐसे कैसे मुड़ गई? तो वो सब जो फिनोमिना है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक है लाइट के। कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? वेव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे 12th में। क्लियर है? तो लाइट को आपको क्या मान के चलना है? पहली बात दिमाग में फिट कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्लास 10th में बस इतना ही जानना है कि लाइट हमेशा सीधी चलेगी। कैसी चलेगी? सीधी। लाइट को सीधे चलना है, कुछ भी आए कुछ भी हो, लाइट सीधी ही चलनी है एयर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और क्या फॉर्म करती है? शैडो फॉर्म करती है। सबको पता है लाइट अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया रास्ते में तो क्या होगा? उसकी शैडो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, लाइट ऐसे आई, इससे टकराई, तो शैडो फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, शैडो फॉर्म होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है लाइट की थर्ड प्रॉपर्टीज है। लाइट की थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? लाइट की थर्ड प्रॉपर्टीज है कि रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है ऐसे, रिफ्लेक्शन पे जनरली मैं बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? पॉलिश सरफेस पे, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर मान लीजिए लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, तो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये फिनोमिना भी शो करती है। ठीक है, लाइट कैन बाउंस ऑफ सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो मैंने अभी बताया पानी, हवा से पानी में, तो लाइट ने अपना क्या चेंज किया बेटा? मीडियम। क्योंकि लाइट क्या हुआ? हवा से पानी के अंदर गई, हवा से पानी के अंदर गई तो लाइट ने क्या चेंज कर दिया? मीडियम चेंज कर दिया। इसको बोल देंगे क्या? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन। आप समझिए, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ शॉर्ट में याद रखना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, लाइट हमेशा सीधी चलती है। कैसी चलती है? सीधी। सीधी का मतलब स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? शैडो फॉर्म करती है। ठीक। थर्ड है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना शो करते हैं। इसमें बहुत सारे फिनोमिना और भी आते हैं। डिफ्रैक्शन आता है, पोलराइजेशन आता है, डिस्पर्जन आता है। मान लीजिए लाइट किसी प्रिज्म से पास हुई, तो प्रिज्म से पास होने के पास क्या होता है? बताओ, कितने लोग जानते हैं? प्रिज्म में लाइट घुसी, समझ में आया? व्हाइट लाइट घुसी तो क्या होगा? 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है। हरा, लाल, नीला, पीला जो भी होता है, विबग्योर, सुना होगा वर्ड विबग्योर, पता है कि नहीं? तो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। और वो जो 7 अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। और वो जो 7 अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसी को एक रेंज बोला जाता है। उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब उतने ही वेवलेंथ का कलर को हमारी आंखें देख पाती है। समझ में आया कि नहीं आया? कि उतनी ही वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसी को देख सकते हैं, ना तो उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो विजिबल स्पेक्ट्रम पे भी चर्चा करेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता क्या है। समझिए, यहां पे हमने क्लास 10th में क्या ध्यान रखना है कि लाइट सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, डिस्पर्जन वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, वो मैं प्रिज्म वाला केस बता रहा था ना, वो देखिए। उसमें क्या है कि व्हाइट लाइट सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। वही बात लिखी हुई है कि लाइट अगर कैसे
एक प्रिज्म से पास हो रही है तो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। क्लियर है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन भी शो करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी शो करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन शो करती है, और लाइट की स्पीड जो होती है वो एयर में 3 × 10⁸ होती है। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, यहां पे होता है, वो 12th में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है, फिर क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, और एक होता है पोलराइजेशन होता है। ठीक है, ये 10th में नहीं है, ये आपका 12th में है। तो ये 3 फिनोमेना और होते हैं जिनमें हम वेव लाइट को क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम पढ़ेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर, और लाइट को ये मान के चलेंगे कि लाइट सीधी चलती है और लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है फोटोन। ठीक है, क्लास 12th में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। वहां पर हम बोलेंगे कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी? वेव की तरह। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये डिस्पर्जन पे बताया आपको, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है? पार्टिकल वेव नेचर। क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट का पार्टिकल नेचर। लाइट चलेगी सीधी, स्पीड होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, रिफ्लेक्शन भी शो करेगी, रिफ्रैक्शन भी शो करेगी, डिस्पर्जन भी शो करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, और 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है अगर प्रिज्म से बाहर निकलती है। वो जो 7 डिफरेंट कलर होते हैं वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और वो किसका हिस्सा होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है। क्लियर? अब उसकी रेंज देख लेते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। चलिए, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। आवर आईज कैन परसीव ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस नैरो बैंड इज नोन एज विजिबल लाइट। तो हमारी आंखें वेवलेंथ रेंज ध्यान रखिए। सबसे पहली बात ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई में इस पे 1-2 बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप विजिबल रेंज लिखिए। विजिबल रेंज कितनी होती है लाइट की? तो विजिबल लाइट स्पेन्स वेवलेंथ फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो विजिबल रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, ये 400 नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा दूरी, और दूरी यहां पर रिलेट करती है किसको? वेवलेंथ। बेटा ये वेवलेंथ है, ध्यान रखना, अपने पास से दिमाग मत लगाना, नैनोमीटर समझ के कुछ और ही समझ लो तुम लोग। तो ये क्या है? ये वेवलेंथ रेंज है। तो जो विजिबल रेंज होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है बेटा? कहां से कहां तक? 400 नैनोमीटर से लेकर के यहाँ पे 700 नैनोमीटर, और समटाइम्स 800 नैनोमीटर। एनएम लिखा हुआ है तो बेटा ध्यान रखना, इसका मतलब है 800 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कुछ बच्चों को इसका मल्टीपल नहीं पता होगा, ये प्रीफिक्स है, इसका मल्टीपल होता है 10⁻⁹। क्लियर है? अब इसको अगर आपको याद रखना तो एक वर्ड यूज होता है, दैट इज विबग्योर। विबग्योर। इस स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो सबसे नीचे क्या होता है बेटा? वॉयलेट, ऐसे जाता है ऊपर, विबग्योर। तो सबसे जो कम वेवलेंथ होती है दैट इज वॉयलेट, और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बेटा रेड कलर। क्लियर है? समझ में आया? ये याद रखना है। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंज क्या होती, कहां से कहां वेरी करती है बेटा? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अच्छा, यहाँ पे 2 में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये ले कि ये ले। एक्चुअल में क्या होता है, ये लगभग 800 नैनोमीटर के अप्रोक्स होता है, 7800 नैनोमीटर के अप्रोक्स। तो डिफरेंट बुक्स में कुछ डिफरेंट देते हैं, लेकिन इससे मैक्सिमम नहीं होती ये वेवलेंथ रेंज। क्लियर है? बस इतना ही था। अगर आपको ये रेंज याद रखनी है तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी वेवलेंथ होगी बैंगनी कलर की, वॉयलेट कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड कलर की। किसकी? रेड कलर की। नाम को याद रखना है, विबग्योर अपना सपना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? विबग्योर। क्लियर है? ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम बेटा। हाँ, अभी हमने लाइट की एक प्रॉपर्टीज देखी थी, वो क्या थी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। उसी में से एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है बेटा, आप इसको शीशा मान लो,
आप इसको मिरर मान लो, ठीक है। यहां से कोई लाइट आई, इस पर ऐसे फॉल की, ठीक है, समझ में आया। ये जो लाइट इस पे फॉल हुई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इस रेज को पहले समझ लीजिए, इस रेज को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो लाइट जब भी किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होती है बेटा, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द सेम मीडियम। इफ लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जो ये इंसिडेंट रेज है, मतलब जो फॉल होती है रेज, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, इसको बोलेंगे क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे? यहां पे लिखा भी हुआ मैंने, दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज इंसिडेंट रेज। अब यहां पर अगर हम इस सरफेस के कोई एक, मतलब इनका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं क्या बेटा? नॉर्मल रेज। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेज। अब रिफ्लेक्शन तो एक सिंपल सी बात है, क्या कि when light falls on a reflecting surface is it bounce back in the same medium। अब इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसके दो लॉज है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? के दो लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, इस वाले एंगल को बोला जाता है बेटा इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंसिडेंट एंगल, या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं आई को? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं आर, जो होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नॉर्मल रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉज ये है, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है सीबीएसई में, एक दो मार्क्स में पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और ये एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर्म होगा वो किस किस के बीच फॉर्म होगा बेटा? नॉर्मल रे, ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच? नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच होगा? नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, कहां से मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल से मेजर करते हैं। ऐसा ना हो कि तुम यहां से सरफेस से मेजर करने लगो तो गलत हो जाएगा। नॉर्मल से मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे की तरफ जाते हैं तो जो ये एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाओगे तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट पड़ी, मिरर पे टकरा के गई, आई और आर बराबर, बस खत्म, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? पहला। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है? हाँ, दूसरा लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान रखिएगा बेटा, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ, ध्यान से सुनिए, ये मैंने इसमें देखिए। मान लीजिए रेज ऐसे आई, क्लियर है? मैं इस बोर्ड की बात कर लेता हूं। मान लीजिए रेज ऐसे आई, यहां पे कोई था सरफेस, ऐसे समझ लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे, यहां पे रेज कोई ऐसे आई,
तो वो टकरा के इसी प्लेन में जानी चाहिए, और ये क्या है, दैट इज नॉर्मल। तो ये तीनों रेज जो है एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेज ऐसे आई और ऐसे नहीं आ सकती कभी भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? रेज ऐसे आई टकरा के और ऐसे नहीं होगी, क्योंकि तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। तो मैंने ये प्लेन भी बनाया हुआ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ये है सेकंड लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। आई बराबर आर, तीनों रेज एक प्लेन में, बस। प्लेन ड्रॉ करके भी बताया मैंने, ये वाला प्लेन। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ऐसे आया तो ऐसे चला गया, वो नहीं होगा। सेम प्लेन में होनी चाहिए तीनों रेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैन बी स्पेकुलर फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज फ्रॉम रफ सरफेसेस, मतलब मान लीजिए जैसे कोई दीवार है, अब दीवार पे लाइट पड़ी, ठीक है, दीवार पे लाइट पड़ी तो कुछ रेज ऐसे, कुछ ऐसे, एंगल ऑफ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या करेगी, फॉलो करेगी, लेकिन कुछ लाइट क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। उसको बोलेंगे क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब कैसे सरफेस? रफ सरफेसेस पे होता है ये। अगर स्मूथ सरफेसेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, ये यहाँ पे मान लीजिए लाइट ऐसे पड़ी, ऐसे गई, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई, ये आर, ये स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस? स्मूथ सरफेस। पॉलिश भी बोल सकते हो उसको, पॉलिश सरफेस। इस एंगल के बारे में पता चल गया, इस एंगल के बारे में पता चल गया, ये नॉर्मल रे पड़ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इसमें एक चीज, ये जो एंगल होता है, इस एंगल का नाम क्या होता है, या इस वाले एंगल का नाम क्या होता है? बता सकता है कोई? इस एंगल का नाम क्या होता है? इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा ग्लांसिंग एंगल। आप ऐसे याद रखिए इसको, दिस इज ग्लांसिंग एंगल। समझ में आया? सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच, और सरफेस और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ग्लांसिंग एंगल। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ये बस जस्ट एक वर्ड है ऐसे, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे घुमा फिरा के पूछ देता है कि ग्लांसिंग एंगल ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा इस बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, टेंशन ना लो, पेपर इससे बाहर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो आपको उन्हें पहले कहीं देखे होंगे, मतलब पढ़ाई यहीं पे पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलिए अब बात करते हैं इस दौरान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दैट इज ग्लांसिंग एंगल। अब कुछ यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होती है किसी पॉलिश सरफेस से, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा कुछ चीजें, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ लैम्बडा से डिनोट करते हैं इसको, चेंज होगी कि नहीं होगी बताइए मुझे। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी? वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ध्यान रखिएगा पहली बात, मतलब रिफ्लेक्शन के दौरान वेवलेंथ चेंज नहीं होती। दूसरी चीज दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नो चेंज। रिफ्लेक्शन के दौरान वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, नो चेंज, स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा ध्यान रखिए, तो चेंज क्या होगा भाई? चेंज क्या होगा?
चेंज होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या चेंज होगा बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, क्या बेटा? ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ नो चेंज, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, स्पीड ऑफ लाइट नो चेंज। क्लियर है? ग्लैंसिंग एंगल जो कि बनता है इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा ये हो गया। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? एक सरफेस है और लाइट ऐसे आई, आने के बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई सेम मीडियम में। ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ आर, ये होगी नॉर्मल रे। क्लियर है? एक्चुअल में अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी रे ट्रेसिंग। ठीक है, ये बातें छोड़ो, मैं बताता हूं आपको क्या है, देखिए ध्यान से। ये इंसिडेंट रे का पाथ था। एक्चुअल में अगर ये सरफेस नहीं होता, मिरर नहीं होता, या ये पॉलिश सरफेस नहीं होता, लाइट कैसे जाती बेटा? ऐसे जाती सीधा। ठीक है, लेकिन जैसे मिरर पे टकराई तो मिरर पे टकराने से, टकराते ही ये रे कितना एंगल घूम गई बेटा? ये वाला एंगल। मतलब लाइट पड़ी मिरर पे, एक्चुअल में जाना चाहिए था सीधा अगर मिरर नहीं होता, लेकिन पड़ते ही क्या हो गई? घूम गई ऐसे। तो ये जो एंगल, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो थी, जो उसका पाथ था, उससे कितना एंगल घूमी, उसी को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे डेफिनेशन देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर एक रिफ्लेक्शन के लिए बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि तुम इसको ऐसे बोलने लगो कि मिरर ऐसे था, एक मिरर ऐसे था, एक मिरर ऐसे था, तो भाई दो बार रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए बात हो रही है। सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए अगर बात करोगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके बीच का एंगल होता है। लेकिन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्या देखिए, अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई बेटा, ये अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है? ठीक है, सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। मतलब आप बोल सकते हो डेल्टा प्लस आई प्लस आर होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और आई बराबर क्या है बेटा? आर। तो आप बोल सकते हो डेल्टा प्लस 2i बराबर 180 डिग्री। तो यहां से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2i। मतलब एक बार अगर लाइट मिरर पे पड़ी तो एक बार में कितना डेविएशन प्रोड्यूस होता है? 180 माइनस 2i। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। हालांकि देखिए, मान लीजिए मिरर है, यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मान लीजिए ये कितने एंगल पे आई बेटा? ये 30 डिग्री एंगल पे गई। तो बताइए कितने एंगल, इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए। सबसे पहले ग्लांसिंग एंगल बताइए। ग्लांसिंग एंगल कितने लोग बताएंगे? अगर ग्लांसिंग एंगल देखा जाए तो ये वाला होगा ग्लांसिंग एंगल, तो थीटा जी अगर देखा जाए तो ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री होगा पूरा ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, अगर एंगल ऑफ डेविएशन देखे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा हमारे पास, सॉरी ऐसे, यहाँ पे ये 30 डिग्री था तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन, ये 60 आ गया हमारे पास। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा? 180 में से क्या माइनस कर दो? 2i का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30, तो 2 इंटू 30 दैट विल बी 120। मतलब ये जो रेज है ये 120 डिग्री घूम गई है। चलिए, तो यहां तक हो गया बेटा, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। हालांकि सीबीएसई वगैरह में ऐसा पूछ लेते हैं बेटा, कभी कभी आ जाता है एक आधा क्वेश्चन ग्लांसिंग एंगल पे,
कि कितना डेविएट हो गई, ये सब पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बताया। हालांकि जरूरत नहीं है कुछ बच्चों को जिनको पता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लांसिंग एंगल में पढ़ा चुका हूं। द ग्लांसिंग एंगल इज अनदर टर्म यूज्ड इन रिफ्लेक्शन समटाइम्स कॉजिंग कंफ्यूजन, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ा चुका हूं, ये डेफिनेशन देख लीजिए। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट्स नॉट मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने बता चुका था आपको कि रेज ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है, ये नॉर्मल से मेजर नहीं करेंगे, ये सरफेस से और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, बता चुका हूं, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप देखिए क्या है, ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जोड़ोगे, मतलब ये ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम क्या होता है बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल ये टोटल एंगल कितना होगा 90, तो ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब अगर ये 30 है ये 60 होगा, ये 15 है तो ये 75 होगा, ये अगर 20 है तो ये कितना होगा 70 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, बस ये आज के लिए इतना ही, बस इतना था। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्लेन मिरर से शुरू। ये जितना भी आज मैंने पढ़ाया, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या फिनोमेना शो करती है, ठीक है, क्या क्या शो करती है। स्पीड ऑफ लाइट बताओ जल्दी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बड़ा नंबर याद रखने का, मतलब बड़ा तो वो भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हमेशा याद रहेगा। दूसरी चीज इतना होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी कि लाइट चलती है सीधी। कैसी चलती है? सीधी। पूरा चैप्टर रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। लाइट चलती है सीधी। तीसरा था कि रिफ्लेक्शन शो करती है, डिस्पर्जन भी शो करती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि प्रिज्म में से अगर पास हुई तो 7 डिफरेंट कलर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 7 डिफरेंट कलर, और डिफरेंट वेवलेंथ के होगा, और वो जो स्पेक्ट्रम होगा उसी को बोलेंगे क्या? विजिबल रेंज। मतलब हमारी आंखें उतनी वेवलेंथ तक की रेंज को देख पाती है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने उसकी रेंज लिखी थी। रेंज क्या था बेटा? 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। वो स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया था, वो याद रखना है आपको। कभी कभी पूछ लेते हैं कि लीस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको बतानी है। क्लियर है? समझ में आया? अब उसके बाद आया था हमारे पास रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मतलब उछल जाना, ऐसे, मतलब ऐसे बॉल ऐसे फेंकी तो उछल गई। मतलब समझिए, याद रखिए, लाइट किसी सरफेस पे पड़ी तो बाउंस बैक होगी सेम मीडियम में। सेम मीडियम में, ये वर्ड याद रखना कि मीडियम अगर चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया? तो सेम मीडियम में बाउंस बैक होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे। क्या क्या था कि इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। दूसरा क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों किस में लाई करेंगी? सेम प्लेन में लाई करेंगी। प्लेन बना के दिखा देता मैंने और आपको ये भी बता दें कि लाइट ऐसे पड़ी, जरूर ऐसा नहीं है कि इधर आ जाएगी, सेम प्लेन होना चाहिए। ये वाला प्लेन में अगर लाइट आ रही है तो इसी प्लेन में जानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, रिफ्लेक्शन को लेकर के 2-3 चीजें याद रखना। फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। चेंज होगा क्या? इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। क्या डिक्रीज होगी? इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इस चीज पे फोकस कीजिएगा, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। बाकी तुम लोग सब कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, तो उस बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना। लेकिन जिस चीज पे आप फंस सकते हो या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस चीज पे मैंने फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ग्लांसिंग एंगल पढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ाया, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है बेटा? ये इंसिडेंट रे और जो सरफेस होता है उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है। इंसिडेंट जो ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 70 होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा। समझ में आया? ये 80 होगा तो ये 10 होगा, ये 65 होगा तो ये कितना होगा? 25 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा, ये चीज थी। ग्लांसिंग एंगल बताया, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एक बार रिफ्लेक्ट होने पर कितना डेविएट हो जाती है रेज, बताइए जल्दी। अगर इस सरफेस पे, मान लो इस सरफेस पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद घूमी, समझ में आया ऐसे, तो ये लाइट जानी थी सीधी, कितना घूमेगी बताइए? एक बार रिफ्लेक्ट होने पे कितना डेविएशन होगा? मैंने आपको बताया था डेल्टा बराबर 180 - 2i। चलिए इस पे 2-4 क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूं तो बताइए जल्दी। अगर 15 पे गिरी तो एंगल ऑफ डेविएशन बताइए कितना होगा? अगर 15 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो डेविएशन कितना होगा? बताइए जल्दी, लिख दो भाई। डेल्टा इक्वल्स टू 180 - 2i, 15 दूनी 30 मतलब 150। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चैप्टर का ये था। अब इसमें एक क्वेश्चन डाला हुआ है यार,
देख लो इसको। एक क्वेश्चन क्या है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स फॉर ट्रू फॉर, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। इसका आंसर है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही मतलब सभी को पता होगा, ये अभी पढ़ा है। स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लिख दीजिए बस। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अब मेरी वीडियो देखने के लिए, और भगवान आपको तरक्की दे, सद्बुद्धि दे। बच्चों पढ़ो लिखो और मौज करो, रोज करो, जो ना मिले खोज करो।